हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, ये वाली सीरीज में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े। जैसे पिछली क्लासों में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया। यदि आप लोगों ने संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को नहीं पढ़ा है तो एक चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को पढ़ सकते हैं। अब बारी यहाँ पर गुप्त साम्राज्य को पढ़ने की। चलिएगा, गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होगी पहले प्रश्न के साथ में। और जो पहला प्रश्न आप सभी को जो यहाँ पर देके रखा है, देखिएगा आप लोगों को जो यहाँ पर बेहद सरल प्रश्न ही आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। आप लोगों को सवाल पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य में जो निम्नलिखित में से किन लोगों को कर रहित भूमि यानी कर रहित कृषि यहाँ पर भूमि प्रदान की जाती थी। आप लोगों से यह सवाल यहाँ पर पूछा है। और कर रहित भूमि कौन सी रही? कर रहित कृषि। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि गुप्त डायनेस्टी में यहीं पर इसी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो कर रहित भूमि हुआ करती थी वो किन को दान में दी जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को या दरबारी विद्वान हुआ करते थे उनको दान में दी जाती थी। तो यह दरअसल ब्राह्मणों को यहाँ पर दान में दी जाती थी। तो इसका राइट आंसर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ब्राह्मणों को यह दान में दी जाती थी। लेकिन प्राचीन भारत में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्राचीन भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को जमीन यहाँ पे यानी भूमि दान में दी गई थी। तो सबसे पहले राइट आंसर होगा इसका सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा सबसे पहले ब्राह्मणों को क्या किया गया था? ब्राह्मणों को यहाँ पर भूमि दान में दी गई थी। ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई थी, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिएगा, गुप्त काल में बिगर कर रहित भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, लेकिन संपूर्ण भारत के इतिहास में प्राचीन भारत में जो सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई थी वो सातवाहन वंशों के द्वारा की गई। सातवाहन वंशों ने क्या किया था? तो जवाब होगा कि इन शासकों के द्वारा या आपके उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य व्यापार किया गया। यह महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। दूसरा, इन्हीं वंश के शासकों के द्वारा शीशे के कोइन चलाए गए। शीशे के कोइन चलाए गए, आप सभी को याद होना चाहिएगा। और एक ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई। ब्राह्मणों को यहाँ पर भूमि दान में दी गई। यह सातवाहन वंश के बारे में आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और यदि यदि आपको एग्जामिनर यह प्रश्न पूछ ले कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हुआ, यहाँ पर सातवाहन वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? फिर राइट आंसर होगा सीमुक। सीमुक को माना जाता है सातवाहन वंश का संस्थापक। ठीक है, लेकिन हमारे सवाल का जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्राह्मणों को यह भूमि यहाँ पर दान में दी जाती थी। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि सूफी अभिलेख मध्य प्रदेश से किस जिले में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा? यह एक गुप्त काल का अभिलेख देखने को मिलेगा। गुप्त काल का एक हम लोगों को अभिलेख देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है यहाँ पर सूफी अभिलेख। और यह सूफी अभिलेख में हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? सूफी अभिलेख में हमें घटोत्कच, जैसा माना जाता था कि गुप्त काल में एक घटोत्कच एक शासक हुआ करता था। इस शासक के बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन यह कौन से जिले में पड़ेगा? जवाब होगा यह रीवा जिले में, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही गुप्तकालीन एक तुमेन अभिलेख देखने को मिलेगा। कौन सा अभिलेख? तुमेन अभिलेख। और यहाँ पर कुमार गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुमार गुप्त एक शासक जो कि गुप्त वंश का प्रमुख शासक हुआ करता था, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। और ये भी मध्य प्रदेश में कौन से राज्य में पड़ेगा? जो मध्य प्रदेश में, और कौन से जिले में? तो जवाब होगा फिर यह अशोक नगर में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सभी को याद होना चाहिएगा। हम लोगों से सवाल यह पूछ लिया गया था कि ये जो सूफी अभिलेख हमें मध्य प्रदेश में कौन से जिले में देखने को मिलेगा? फिर सवाल का राइट आंसर होगा कि रीवा जिले में हम लोगों को यह देखने को मिलता है। यानी राइट आंसर जो माना है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिएगा, बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न
देखिए ये सूपी अभिलेख आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए, और ये तुमेन अभिलेख, ठीक है, दोनों गुप्त काल के अभिलेख हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा, और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देख रखा है, प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी या क्या कहा जाता था? कारीगरों की संस्था, देखिएगा गुप्त काल के अंतर्गत हमें 3 प्रकार की संस्था देखने को मिलती है। एक प्रकार की श्रेणी संस्था, कौन सी संस्था? श्रेणी संस्था। तो ये श्रेणी संस्था के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी कारीगर आते हैं, तो कारीगर जो वर्ग आता है इस संस्था के अंतर्गत आता था। आप सभी को याद होना चाहिए, कारीगर का मतलब होता है जो प्रमुख शिल्पकार होते थे। कौन होते थे? जो प्रमुख रूप से जो शिल्पकार होते थे उनको यहाँ पर काउंट किया जाता था। वहीं पर एक श्रेणी देखने को मिलती है यहाँ पर, निगम श्रेणी। कौन सी श्रेणी? निगम संस्था। तो निगर संस्था में कौन शामिल होते थे? तो आप सभी को याद होना चाहिए, जो व्यापारी वर्ग होता था। कौन सा वर्ग होता था? जो व्यापारी वर्ग होता था वो इस संस्था में शामिल होता था। और एक संघ संस्था, कौन सी संस्था? एक संघ संस्था हम लोगों को देखने को मिलती है। और यह संघ संस्था में जो महाजन लोग होते थे, तो महाजनों का जो समूह होता था, महाजनों का जो हम लोगों को इसी गुप्त काल में जो समूह देखने को मिलता है, उस समूह को हम लोगों ने यहाँ पर संघ कहा है। अब महाजन लोग कौन? वही जो ब्याज में पैसा देते थे, उन्हीं को हम लोग महाजन लोग बोलते थे। तो वही महाजन लोग, हम लोगों का एक समूह हम लोगों को देखने को मिला। तो प्रमुख रूप से गुप्त काल में हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की श्रेणियां देखने को मिलती है। एक प्रकार की ये जो संस्था जिसका नाम है श्रेणी, श्रेणी में कारीगर वर्ग शामिल होता था। एक निगम संस्था जिसमें व्यापारी वर्ग शामिल होता था। और एक संघ संस्था जिसमें जितने महाजन लोगों का समूह यहाँ पर होता था। हम लोगों से सवाल जो 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 पूछा गया था वो कारीगर संस्था पूछा गया था। तो इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए फिर श्रेणी। श्रेणी कहा जाता था उनकी संस्था को, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये तीनों संस्थाओं के बारे में, वर्गों के बारे में आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा, बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देख रखा है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? किस गुप्त शासक के द्वारा सबसे पहले तांबे के सिक्के को यहाँ पर क्या किया गया था? जारी किया गया था। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि तांबे का सिक्का, तांबे का जो कोइंस है, तांबे का कोइंस सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? तो राइट आंसर होगा कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यह जारी किया गया था। आप सभी को याद होना चाहिएगा, यही शासक को क्या कहा जाता है? देवगुप्त कहा जाता है। आप सभी को यहाँ पर याद होगा। और इसे परम परम भागवत की उपाधि प्राप्त है। परम भागवत की उपाधि प्राप्त है क्योंकि इसने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था। वैष्णव धर्म का अनुयायी कहा जाता है। इसी शासक को सकारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकारी कहा जाता है। ये तीनों चंद्रगुप्त द्वितीय के हम लोगों को नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो गुप्त काल हुआ करता था, इसी गुप्त काल के अंतर्गत आप सभी को ये भी याद होना चाहिएगा कि जो सोने के सिक्के होते थे, जो सोने के जो कोइंस होते थे, तो सोने के कोइंस को क्या कहा जाता था? दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और वहीं पर जो चांदी के सिक्के होते थे, चांदी के जो कोइंस होते थे, जो चांदी के सिक्के होते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको यहाँ पर रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता? रूपक। तो ये रूपक और दिनार आप सभी को याद होना चाहिएगा। और संपूर्ण भारत में, यानी प्राचीन भारत में हम लोग बात करेंगे कि प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के जारी किए थे, जो सोने के जो कोइन जारी किए थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि गुप्त शासकों के द्वारा क्या किए गए थे? जारी किए गए थे। तो ये भी आप सभी को याद होना चाहिएगा। आप लोगों से सवाल केवल ये यहाँ पर पूछ लिया गया था कि तांबे के सिक्के किस शासक के द्वारा जारी किए गए थे, फिर राइट आंसर होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यहाँ पर जारी किए गए थे। और यही गुप्त काल के अंदर सोने के कॉइन्स को दिनार कहा जाता था, चांदी के कॉइन्स को यहाँ पर क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। आप सभी को याद होना चाहिए। हमारे सवाल का राइट आंसर पड़ेगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, ठीक है, इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलो, बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम सभी को यहाँ पर देख रखा है कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? प्रथम भारतीय ग्रंथ आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। 4 ऑप्शन देख के रखे हैं, कुमार संभवम, कामसूत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम या भगवत गीता।
कामसूत्र वात्सायन के द्वारा लिखा गया, आप सभी जानते हैं वात्सायन इस पुस्तक का लेखक है, इसी ग्रंथ का लेखक माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोगों को दे के रखा है, और यही वह ग्रंथ है जो यूरोपीय भाषा में जिसका भारतीय अनुवाद, या जो भारतीय ग्रंथ है जिसका यूरोपीय भाषा में क्या किया गया, अनुवाद यहाँ पर किया गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद दूसरा कौन सा ग्रंथ था जो यूरोपीय भाषा में चेंज किया गया, फिर राइट आंसर होगा यहाँ पर भगवत गीता। भगवत गीता सेकंड ऐसा ग्रंथ बनता है, लेकिन फर्स्ट जो ग्रंथ बनेगा वो यहाँ पर आपका विज्ञान शाकुंतलम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है, निम्नलिखित किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया, अनुमेघ नहीं अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ किए थे। किस शासक के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे? पुष्यविति सुंग, यह सुंग वंश का हमें संस्थापक देखने को मिला। प्रवरसेन प्रथम, ये वाकाटक वंश संबंधी था, वाकाटक वंश से संबंधित था यह शासक, और इसी शासक के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, बेसिकली एक घोड़े के माध्यम से, यहाँ पर घोड़े के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया जाता है, अपने राज्य का यहाँ पर विस्तार किया जाता है। एक वाजपेयी यज्ञ होता है, कौन सा यज्ञ होता है, एक वाजपेयी यज्ञ होता है। तो वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है, राजा के द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। क्या किया जाएगा, शक्ति प्रदर्शन, राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर वाजपेयी यज्ञ कर ये बतलाया जाता है। और एक यहाँ पर राजसूय यज्ञ होता है, कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ के अंदर क्या होता है, जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता है तो राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ को किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राजा का जब राज्याभिषेक, राजा का जब राज्याभिषेक हो, राज्याभिषेक हम लोगों को देखने को मिलेगा, तब राजा के द्वारा यहाँ पर राजसूय यज्ञ किया जाता है। लेकिन हम लोगों से जो सवाल पूछ लिया था वो यह पूछा गया था कि 4 अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किए गए थे, तो यह चारों अश्वमेध यज्ञ प्रवरसेन शासक कर के द्वारा यहाँ पर किए गए थे। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखे रखा है, कुमार गुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की, इसी कुमार गुप्त के द्वारा कौन सी उपाधि यहाँ पर धारण की गई थी, आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। तो आप लोगों को महेंद्र दे के रखा है, महेंद्र सिंहा दे के रखा है, महेंद्रदित्य या महाराजा धीराज, यह 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। तो इनमें से कौन सी उपाधि इसके द्वारा प्राप्त की गई थी, तो ये महेंद्रदित्य की उपाधि कुमार गुप्त के द्वारा यहाँ पर धारण की गई थी। और एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था कि इसी शासक के द्वारा जो वर्तमान बिहार वाला क्षेत्र है, यही बिहार वाले क्षेत्र में एक नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया गया था। और इसी नालंदा ये विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था वह एक गोरी का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम हुआ करता था, बख्तियार यहाँ पर खिलजी। इसी बख्तियार खिलजी ने, ऐसा माना जाता है कि 1205 और 12 के मध्य में इसी नालंदा ये विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक है, लेकिन हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा कि ये जो कुमार गुप्त के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी, तो ये महेंद्रदित्य की उपाधि यहाँ पर धारण की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा, महाराजा धीराज। अब महाराजा धीराज की उपाधि किसके द्वारा प्राप्त की गई थी, यह भी एक प्रकार की उपाधि हुआ करती थी। और आप सभी को याद होना चाहिए कि यह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा यह उपाधि धारण की गई थी। और यही शासक के द्वारा जब यह उपाधि प्राप्त की गई थी उस समय भारत में गुप्त संवत क्या हुआ था, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। 320 या फिर एडी की घटना हम लोगों को देखने को मिलती है। और यही चंद्रगुप्त इसी गुप्त वंश का क्या माना गया है, वास्तविक संस्थापक। क्या माना गया है, वास्तविक संस्थापक हम लोगों को यहाँ पर देखने को
मिलता है। तो ये भी आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, आप लोगों को यहाँ पर सही उत्तर देना है। ये जो दोनों स्टेटमेंट जो आप लोगों को दे के रखे हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही माना जाएगा। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के ऊपर, गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के आधार पर आधारित थी। क्या गुप्तकालीन जो न्याय होता था वो न्याय अब भी क्या वर्ण व्यवस्था के आधार पर हो, क्या यह हम लोगों को जो जो देखने को मिलता है, यह बात बिल्कुल सही। यह हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है, यानी जो न्याय किया जाता था वो वर्ण देखकर यहाँ पर किया जाता था। गुप्त काल में वेश्यों की सामाजिक स्थिति गिरी, वेश्यों की सामाजिक स्थिति गिरी, लेकिन शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार देखने को मिला था। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर शूद्रों की स्थिति में हम लोगों को क्या देखने को मिला है, सुधार यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन वेश्या की जो स्थिति वो गिरी हुई स्थिति हमें गुप्त काल के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये दोनों स्टेटमेंट आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, गुप्त वंश के शासक ने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि महाराजाधिराज, यह महाराजाधिराज की उपाधि गुप्त काल के किस शासक के द्वारा धारण की गई थी। वही चार ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर देख के रखे, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने या समुद्रगुप्त के बारे में। देखिएगा आप सभी को याद होना चाहिएगा कि इसी गुप्त वंश का, यह जो गुप्त वंश है इसका संस्थापक कौन माना गया, इसका संस्थापक का श्रेय किस शासक को यहाँ पर दिया जाता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें श्रीगुप्त देखने को मिला, कौन सा शासक देखने को मिलेगा, श्रीगुप्त देखने को मिलेगा। श्रीगुप्त के बाद हमें जो शासक देखने को मिलेगा वह चंद्रगुप्त प्रथम देखने को मिलेगा, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हमें यहाँ पर समुद्रगुप्त कौन देखने को मिलेगा, समुद्रगुप्त देखने को मिलेगा। और समुद्रगुप्त के बाद हमें चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद कुमार गुप्त देखने को मिलेगा, कुमार गुप्त देखने को मिलेगा। और कुमार गुप्त के बाद हमें यहाँ पर स्कंद गुप्त, कौन सा शासक, स्कंद गुप्त यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो यह प्रमुख रूप से गुप्त वंश के शासक हुए। लेकिन चंद्रगुप्त जो द्वितीय हुआ करता था, इनकी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था प्रभावती। कौन हुआ करती थी, प्रभावती। तो प्रभावती क्या होता, रानी प्रभावती के द्वारा एक पूना में, कहां पर, पूना में एक ताम्र लेख में लिखा गया, ताम्र लेख में लिखा गया कि मुख्य रूप से कि जो गुप्त वंश का जो संस्थापक जो श्रेय दिया जाता है वो कहीं ना कहीं श्रीगुप्त को दिया जाता है। इसके कारण इसी गुप्त वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो श्रीगुप्त को माना गया। लेकिन जो कहीं ना कहीं वास्तविक संस्थापक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है वह चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। और यही चंद्रगुप्त जो प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की यहाँ पर उपाधि भी प्राप्त की गई थी। तो इस सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए बी हम लोगों को देखने को मिलेगा, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। और यह प्रभावती गुप्त का विवाह किस शासक के साथ हुआ था, तो एक वाकाटक वंश, कौन सा वंश हुआ, एक वाकाटक वंश हुआ करता था जिसका शासक हुआ करता जिसका नाम था रुद्रसेन। क्या हुआ करता था, रुद्रसेन द्वितीय हुआ करता था, जिसके साथ प्रभावती गुप्त का हम लोगों को यहाँ पर विवाह देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से ये सवाल पूछ लेगा कि प्रभावती गुप्त कौन से वंश की शासिका हुआ करती थी। यदि ये प्रश्न पूछ ले कि प्रभावती गुप्त कौन से वंश की हम लोगों को शासिका यहाँ पर देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए कि यह मुख्य रूप से वाकाटक वंश की क्या हुआ करती थी, यहाँ पर शासिका हुआ करती थी। तो ये भी आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की गई थी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी को यहाँ पर देख रखा है, देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देख रखा है कि भानुगुप्त के अरण अभिलेख में किस शासक को जगत प्रवीण पाल अर्थात अर्जुन के भांति वीर बताया है। और यह अरण अभिलेख से हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती कि शासक को जगत प्रवीण पाल, या तो जगत प्रवीण पाल बोल दे या फिर अर्जुन की
भांति के शासक को वीर की दर्जा वीर का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, वीर का टाइटल दिया गया है समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमार गुप्त को, या इनमें से कोई नहीं। किस शासक को दिया गया है यह? जगत प्रवीण पाल। कौन सा? जगत प्रवीण पाल या अर्थात हम लोग जिसे अर्जुन बोलते हैं। तो अर्जुन की भांति यानी अर्जुन की भांति जो धनुर्धर हुआ करता था, जो वीर हुआ करता था, वो किस शासक को कहा गया है? चंद्रगुप्त को, चतुर्दिती या कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर जो देखने को मिलेगा, इनमें से कोई नहीं हम लोगों को देखने को मिला, क्योंकि ये जो जगत प्रवीण या अर्जुन की भांति वीर देखने को मिला था वो भानुगुप्त देखने मिला। कौन सा गुप्त शासक? भानुगुप्त हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा यानी जगत प्रवीण पाल, ये अर्थात ये अर्जुन की भांति जो वीर हुआ करता था वह हमें हिरण्याभिलेख में भानुगुप्त के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं फिर हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, निम्नलिखित तथ्यों यहाँ पर आपके स्टेटमेंट दिए गए और उनका अध्ययन करना, और कौन सा असत्य आप लोगों को यहाँ पर बताना है, कौन सा यहाँ पर असत्य आप लोगों को यहाँ पर देख रखा है। समुद्रगुप्त शासक यानी यह गुप्त वंश का मुख्य रूप से शासक हुआ। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के अभियान में प्रसबोधरण की नीति अपनाई। अब प्रसबोधरण की नीति का मतलब क्या होता है कि इस शासक ने, ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया में 9 शासकों को हराया, सभी शासकों को हरा दिया और सभी शासकों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो सभी शासकों को हराने के बाद जो साम्राज्य में शामिल किया जाता है उस पूरी नीति को क्या कहा जाता है? प्रसबोधरण की नीति कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यही किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। कहां पर? नॉर्थ इंडिया के। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा नॉर्थ इंडिया के 9 शासकों के द्वारा 9 शासकों को इसने क्या किया गया था? हराया था। यह बात बिल्कुल सही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के ग्रहणपोक्षनुग्रह की नीति अपनाई। ग्रहणुपोक्ष की नीति का मतलब क्या होता है? पहली बात तो सभी शासकों को हराया इसने। देखो हराया इसने यहाँ पर दोनों में था, लेकिन दक्षिण भारत के शासकों को जब इसने हराया तो तुरंत छोड़ भी दिया, और छोड़ने के बाद ही बोला कि मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं, लेकिन बदले में आप सभी को मुझे टैक्स देना होगा। तो जितने के बाद समुद्रगुप्त के द्वारा छोड़ दिया गया, लेकिन छोड़ने के बाद जो टैक्स लिया गया उस नीति को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ग्रहणपोक्षनुग्रह कहा जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट हमें बिल्कुल समुद्रगुप्त के बारे में सही यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन थर्ड हमें स्टेटमेंट देख रखा है कि समुद्रगुप्त ने जंगली राज्यों की विजय में परिचारीकृत की नीति का अनुसरण किया। परिचारीकृत नीति का मतलब यह होता है कि देखो जंगल में कौन से शासक रहेंगे? जवाब होगा आठविक शासक। कौन से शासक? आठविक शासक। आठविक शासक मतलब जो जंगल में जिनका निवास। इस समुद्रगुप्त ने क्या किया? सभी को हराया और उनको बोला कि हराने के बाद आप सभी स्वतंत्र नहीं रह सकते, आप सभी को मेरा सेवक बनकर रहना होगा। तो परिचारक का मतलब होता है कि राजा का सेवक बनकर शासन करना। तो इसका मतलब ये होता है कि सेवक बनकर शासन ये करना। तो ये इस परिचारीकृत ये नीति का जो मतलब होता है, समुद्रगुप्त की आठवीं राज्यों की विजयी उसके सिक्कों से प्रमाणित होती। क्या इसके सिक्कों से दर्शाती है? आप सभी को याद होना चाहिएगा। और समुद्रगुप्त ने कौन कौन से सिक्के जारी किए थे? देखो एक युद्ध नामक सिक्का जारी किया, युद्ध कॉइंस इसके द्वारा जारी किया जाता है। एक गरुड़ सिक्का, कौन सा सिक्का? गरुड़ कॉइंस इसके द्वारा जारी किया गया। और कौन सा सिक्का जारी किया गया था? तो एक वीणा रूपी सिक्का। कौन सा रूपा? वीणा रूपी सिक्के इसके द्वारा जारी किए। ये इसके सिक्कों से विजय गाथा के प्रमाण हमें नहीं देखने को मिलते। वही एक प्रयाग प्रशस्ति हमें लेख हमें यूपी में देखने को मिलता है। इससे इसकी विजय गाथाओं के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। और इसको लिखा किसने था? हरिसेन ने। कौन ने लिखा था? हरिसेन के द्वारा, जो इसका दरबार में एक मंत्री हुआ करता था। इसके दरबार में एक मंत्री हुआ, इसके मंत्री के द्वारा यह प्रयाग प्रशस्ति लेख यूपी में यहाँ पर
लिखा गया था। तो इसी समुद्रगुप्त की दार्शनिक शासकों के विजय उसके सिक्कों से नहीं बल्कि उसके प्रयाग प्रशस्ति लेख से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या माना जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर गलत माना जाएगा। बाकी तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट हमें बिल्कुल यहाँ पर सही देखने को मिलेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न दे के रखा है कि गुप्त काल में युद्ध व शांति का मंत्री जाना जाता था, यानी गुप्त काल के अंतर्गत जो युद्ध और शांति का जो मंत्री हुआ करता था, यानी युद्ध व शांति, युद्ध व शांति का जो मंत्री कौन हुआ करता था, मग बलाधिकृत, महादंड नायक, संधि विग्रहिक या कुमार मान्य। तो कौन हुआ करता था युद्ध और शांति का मंत्री। तो आप सभी को यह याद होना चाहिएगा कि गुप्त काल के अंतर्गत जो युद्ध और शांति, इसका मतलब है कि जो विदेश मंत्री, मुख्य रूप से आज वर्तमान में हम लोग बोलने को बोल सकते हैं कि विदेश मंत्री के नाम से कौन यहां पर जाना जाता था। तो याद होना चाहिएगा कि संधि विग्रहिक, ये जो विग्रहिक करके व्यक्ति होता था इसे ही कहा जाता था युद्ध और शांति का मंत्री। यहां पर कुमारा मान्य, यहाँ पर कुमारा जो मान्य है ये व्यक्ति कौन हुआ करता था, तो यह किसी जिले का यह क्या हुआ करता था, प्रमुख हुआ करता था। आप सभी यहाँ पर मान सकते हैं, यानी एक प्रकार का आईएएस ऑफिसर एक जिले का प्रमुख व्यक्ति होता है। तो यह इसके पास यहाँ पर हुआ करता था। ये महादंड नायक, ये याद होना चाहिएगा कि ये महादंड नायक व्यक्ति कौन हुआ करता था। तो गुप्त काल के अंदर महादंड नायक व्यक्ति का मतलब होता था जो मुख्य न्यायाधीश हो, कौन हो, जो मुख्य यहाँ पर न्यायाधीश हो उसे कहा जाता है महादंड नायक। जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे कहा जाता था। और मग बलाधिकृत का मतलब होता था जो गुप्त काल की सेना का क्या हो, सेना का जो सेनापति होता था उसे क्या कहा जाता था, उसे मग बलाधिकृत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मग बलाधिकृत। तो यहाँ पर युद्ध और शांति का जो मंत्री हुआ करता था उसे संधि विग्रहिक कहा जाता था। कुमारा मान्य मतलब किसी जिले का प्रमुख व्यक्ति होता था। महादंड नायक का मतलब ये होता था जो मुख्य न्यायाधीश होता था। और मग बलाधिकृत का मतलब जो सेना का क्या होता था, सेनापति होता था, उसे कहा जाता है। तो हमारे सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इतना एटलीस्ट आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए कौन से व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जाता था। नियुक्त पदाधिकारी का नाम क्या हुआ करता था, करकिन हुआ करता था, सोलकीक, ध्रुवाधिकरण या समाहर्ता। यानी कौन सा व्यक्ति जो भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखे। भूमि अभिलेखों को कौन व्यक्ति के द्वारा सुरक्षित रखे जाते थे, आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो इसका राइट आंसर देखने मिलेगा करकिन नामक एक व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जाता था। सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वही यहाँ पर समाहर्ता, अब ये समाहर्ता हम पिछली क्लास में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। समाहर्ता का मतलब होता था यहाँ पर यह मौर्य काल संबंधित है। कौन से काल से, यह मौर्य काल से प्रमुख रूप से संबंधित है। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। समाहर्ता का मतलब होता है राजस्व का संग्राहक, राजस्व का जो आय का संग्राहक हुआ करता था, यानी जिसके द्वारा संग्रहण किया जाता था आय का, उसे कहा जाता था समाहर्ता। ठीक है। और मौर्य काल के अंदर एक सन्निधाता, कौन सा व्यक्ति, सन्निधाता करके एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका मुख्य काम जो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। क्या हुआ करता था, राजकीय कोषाध्यक्ष वह पद पर नियुक्त किया जाता था। इतना एटलीस्ट आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो हम लोगों से सवाल पूछा था जो भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखे जाते थे कौन से व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था गुप्त काल में, तो करकिन नामक व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जाता था। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी। भुक्ति का एटलीस्ट मतलब गुप्त काल में हमें क्या देखने को मिलता है। देखिएगा यहाँ पर गुप्त काल, देखो गुप्त काल में
प्रमुख रूप से हमें एक साम्राज्य देखने को मिलेगा। साम्राज्य के अंदर या तो हम लोग वहां पर देश बोल सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पर भुक्ति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भुक्ति हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, या पर हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से मंडल बोले। क्या बोले? मंडल यहाँ पर बोल सकते हैं। इतना आप सभी को याद हो यहाँ पर होना चाहिएगा। मंडल के बाद यहाँ पर फिर इनकी बात आती थी यहाँ पर विषम। विषम का मतलब यहाँ पर होता था कोई भी जिला। जिला को क्या ये लोग उस समय गुप्त काल में क्या कहा जाता था? कहीं ना कहीं विषम नाम दिया जाता था। विषम के नीचे यहाँ पर क्या होता था? आप सभी को याद होना चाहिए, एक विथि। कौन हुआ करता था? विथि। विथि का मतलब होता था क्या? माने विथि मतलब एटलीस्ट जो आपकी तहसील स्तर का क्षेत्र था, तहसील तहसील स्तर के क्षेत्र को हम लोग विथि बोलते थे। यहाँ पर विथि के नीचे यहाँ पर कौन हुआ करता था? पेट। कौन हुआ करता था? पेट। और पेट के नीचे कौन हुआ? ये पेट लिखा है हमने। और पेट के नीचे कौन हुआ करता था? गोप। गोप सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन हुआ करती थी? गोप हुआ करती थी गुप्त काल में। लेकिन जब यह गुप्त काल के हटकर जब मौर्य काल की बात होती है, तो मौर्य काल में यही गोप से भी एक छोटी इकाई हमें ग्रामिक देखने को मिलेगी। कौन से देखने को मिलेगी? ग्रामिक देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोगों से यह सवाल पूछा है कि भुक्ति क्या थी? तो भुक्ति एक प्रकार का मंडल होता था। उसी मंडल को हम लोग या तो देश बोले या भुक्ति बोले या फिर मंडल बोले। इनका तीनों का एक ही मतलब यहाँ पर हुआ करता था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है तो आप सभी को यहाँ पर याद कर लेना इसको कि भुक्ति का मतलब क्या होता था? मंडल, देश या फिर हम लोग प्रांत, इसे अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। चलिए बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, किस काल में ये मंदिरों की वास्तु ये कला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना आकृति हम लोगों को देखने को मिलती है। आकृति आती है। गर्भगृह, मौर्यकालीन मंदिर, सातवाहन या कुषाण। गंगा और यमुना की आकृति, गंगा व यमुना की आकृति, मुख्य रूप से यमुना की आकृति हम लोगों को कौन से काल के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलती है? तो हमें मुख्य रूप से यहाँ पर हमें गुप्त काल के अंतर्गत देखने को मिली। कौन से काल के अंतर्गत? गुप्त काल में। और गुप्त काल में जो मंदिर बनाने की शैली थी, मंदिर जो बनाने की शैली हुआ करती थी, उसमें जो वो तो नागर शैली हुआ करती थी, लेकिन नागर शैली में जो गर्भगृह, कौन सा क्षेत्र? जब गर्भगृह मतलब जहां पर भगवान स्थापित किए जाते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं। तो यही गर्भगृह के अंतर्गत जो इसका प्रवेश द्वार हुआ करता था, प्रवेश द्वार तो मकर वाहिनी। मकर वाहिनी मतलब, मकर वाहिनी का मतलब मकर पर बैठी हुई गंगा मैया। तो मकर वाहिनी हमें मुख्य रूप से गंगा और यमुना की आकृति कहां पर देखने को मिलती है? तो यह गुप्त काल में जो गर्भगृह होता था उसके प्रवेश द्वार पर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यदि कौन से साम्राज्य या कौन से काल में देखने को मिली, तो गुप्त काल में। और मुख्य रूप से जो गर्भगृह होता था उसके जब गर्भगृह का प्रवेश होता था, तो वहां पर हम लोगों को मकर वाहिनी यानी मगरमच्छ के ऊपर बैठी हुई गंगा की आकृति हम लोगों को वहां पर देखने को मिलती है। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है कि प्रभावी गुप्ता शासिका की थी। मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो मुख्य रूप से बेटी हुआ करती थी उसका नाम हुआ करता था प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त का कौन से वंश की शासक हुआ करती थी? गुप्त वंश की, सुंग वंश की, वाकाटक वंश की या मोखरी वंश की। तो यह मुख्य रूप से वाकाटक वंश की यह हुआ करती थी शासिका यहाँ पर मानी जाती है, वाकाटक वंश की। और वाकाटक वंश का एक शासक जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। कौन सा शासक? रुद्रसेन द्वितीय के साथ क्या हुआ था? इसका विवाह हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन का राइट आंसर क्या माना जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमें देखने को मिलेगा, यानी वाकाटक वंश हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, निम्नलिखित गुप्त शासकों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इनका कालानुक्रम तो हम लोगों को मतलब काल के अनुसार इनको हमें सही बताना है, कौन कब शासक यहाँ पर बनता है। देखिए मैंने आपको लोग बताया केवल 5 ही ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर दे के रखे हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त बनेगा। कौन बनेगा? श्रीगुप्त ऐसा माना जाता था। श्रीगुप्त वंश, ये गुप्त वंश का बनेगा। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम की बारी आएगी शासक की।
चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पर शासक बनेगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद यहाँ पर समुद्रगुप्त कौन बनेगा, समुद्रगुप्त यहाँ पर बनेगा। और समुद्रगुप्त के बाद कौन बनेगा यहाँ पर शासक, मुख्य रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर शासक बनेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में यहाँ पर कुमार गुप्त यहाँ पर क्या बनेगा, शासक बनेगा। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और कुमार गुप्त के बाद कौन बनेगा, स्कंद गुप्त। कौन बनेगा, स्कंद गुप्त यहाँ पर शासक बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चंद्रगुप्त प्रथम बनेगा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त या आपके स्कंद गुप्त। ये बिल्कुल सीरियल से ही हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है। ठीक है, यानी ऑप्शन हम लोगों को नहीं है, यानी ए बी सी डी और ई हम लोगों को कंटिन्यूसली ये देखने को यहाँ पर मिलते हैं। आप सभी को भी यहाँ पर याद हो ये होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति को अंकित करवाया था। वीणा रूपे आकृति को यहाँ पर अंकित किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, या श्रीगुप्त के द्वारा। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि समुद्रगुप्त के द्वारा, किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर जो कोइन चलाए गए थे उस पर वीणा रूपी, कौन से सिक्के, वीणा रूपी अंकित यहाँ पर किया था। इसने युद्ध नामक कोइंस भी इसी शासक के द्वारा चला गए थे। इसने गरुड़ रूपी, कौन सा रूपी, गरुड़ रूपी कोइंस भी इसी समुद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर चलाए गए थे। वहीं इससे पहले एक शासक देखने को मिला, इसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, और इसी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, आप सभी को याद होना चाहिएगा कि इसी के द्वारा सर्वप्रथम राजा रानी कोइंस, कौन से, राजा रानी कोइंस इसी शासक के द्वारा सबसे पहले चलाए गए थे। और राजा रानी कोइंस के बाद इसी शासक के द्वारा एक विवाह नामक कोइंस, कौन से कोइंस, विवाह कोइंस, ये दोनों इसी शासक के द्वारा गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत चलाए गए थे। तो हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा समुद्रगुप्त। और क्या कहा जाता है समुद्रगुप्त को, आप सभी जानते हैं कि इसे भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है। आप सभी को ये तो याद होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी को यहाँ पर दे के रखा है कि गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी। इसके बाद हमें प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, फिर से रिपीट हो जाएंगे। ये अंतिम प्रश्न आप सभी को होमवर्क में हम लोग दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी को इस सवाल का मुझे जवाब देना है। सवाल आप लोगों से केवल यह पूछा गया है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी। भू राजस्व की दर हम लोगों को कितनी यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी उपज का 1/4 भाग हम लोगों को देखने को मिलती है, 1/6 भाग देखने को मिलती है, 1/8वां भाग देखने को मिलती है, या जो उपज का आधा भाग हम लोगों को देखने को मिलती है। यानी गुप्त काल में भू राजस्व की दर कितनी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। माय डियर स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में आप सभी को इस सवाल का जवाब मुझे देना है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।